गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, पिछली कक्षा में अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर सरल रेखा में गति। ठीक है, तो पिछली 2 कक्षाएं हो चुकी थी। सरल रेखा का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कोई वस्तु या कोई कार सीधी सड़क पर गति करे तो वो सरल रेखीय गति होती है। सरल रेखीय गति के बारे में आप इससे पूर्व 9वीं कक्षा 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब देखो, और मैंने गति के विभिन्न प्रकार, एक विमीय गति, द्विविमीय, त्रिविमीय गति, घूर्णन गति, स्थानांतरण गति, लोटनी गति, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो अब देखो गति के बारे में, ये सारी गतियाँ देखो पूरी, मतलब इस बुक में अपने को लगभग गति के रिलेटेड ही पढ़ना है। गति कैसी भी गति हो। तो टॉपिक अपन ने शुरू किया था, टॉपिक जो अपन ने शुरू किया था वो था अपना, चल रहा था औसत वेग, बाकी अपने और औसत चाल, ये अपने को पूरा इसमें बताना है। औसत वेग और औसत चाल, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो पूरा अगर अपन देखें तो पहले अपन आते हैं अपने नोट पे। तो देखो, तो अपने को पढ़ना है आज, पहले पढ़ना है अपने को चाल और पढ़ना है चाल और दूसरा पढ़ना है वेग। वेग को कहते हैं वेलोसिटी, दोनों में फ़र्क है भाई, ध्यान रखना। और चाल को कहते हैं स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बच्चों अपने को पढ़ना है। डिफरेंस क्या है, अपन नॉर्मली तो एक ही चीज़ बोलते होंगे 10th तक नहीं, ठीक है, नॉर्मली लैंग्वेज में अपन एक ही चीज़ बोलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए, जैसे दूरी और विस्थापन में डिफरेंस है। मैंने बताया था दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी क्या होती है, वास्तविक तय की गई लंबाई, और जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो चाल की परिभाषा से शुरू करें। पहला पॉइंट, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। क्लियर। तो वेग की क्या परिभाषा होगी, वेग की परिभाषा भी साथ में बना लेते हैं। किसी, सेम परिभाषा देखना, बस थोड़ा सा अंतर करूँगा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। विस्थापन में अपने आप ही दिशा हो गई, तो दिशा लिखने की जरूरत नहीं है। विस्थापन वेग कहलाता है। अंतर समझ में आया, वेग कहलाता है। तो बच्चों, अंतर क्या है कि भाई गतिशील वस्तु है, एकांक समय है, और तय की गई क्या है, दूरी है, और यहाँ पे तय किया गया क्या है, विस्थापन है। तो अपने को पता है कि वह वेग वाले में वह वाला आएगा। वेग क्या है, विस्थापन का सूत्र से आएगा, और चाल जो है दूरी से आएगा, ये ध्यान रखना। अब अपन शुरू करते हैं, क्या है दूसरा पॉइंट, या पॉइंट नहीं लगा के पैराग्राफ वाइज लिखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। पहला, दूसरा, तो चाल जो है इसके प्रकार कितने होते हैं। चाल जो है इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसके प्रकार अगर देखेंगे, या प्रकार नहीं देखे, पहले इसका मात्रक देख लेते हैं।
तो इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, या पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, या पहले प्रकार ही देख लेते हैं। प्रकार क्या क्या है देखिए। पहला, एक समान चाल। ठीक है। दूसरा, असमान या परिवर्ती चाल। तीसरा, औसत चाल। और चौथा, तात्क्षणिक चाल। चौथा क्या है, तात्क्षणिक चाल। देखो मैं अंतर से बता रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। चौथा क्या हो गया, तात्क्षणिक चाल। ये 4 तरह की चालें होगी भाई, इसके प्रकार और भी हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इसके प्रकार क्या होंगे वेग के, तो सारे के सारे वापस। पहला, एक समान। दूसरा, परिवर्ती। तीसरा, औसत। चौथा, तात्क्षणिक। वेग, वेग, वेग और वेग। तो देखिए परिभाषा बच्चों अपन ने क्या देखी, चाल और वेग की परिभाषा देखी, फिर इसके प्रकार देखे। क्या देखे, प्रकार देखे। तो ये 4 प्रकार के हैं, ये भी सिमिलरली कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। ये पॉइंट हो गए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएं, पूरा इसको करेंगे अपन। अब देखो एक समान चाल क्या है, इन सब की परिभाषाएं पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, इन सब की परिभाषाएं पढ़नी पड़ेगी। पहला, ये 2 तो यही बता देता हूं मैं। इसका क्या होगा, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जब वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे। जब वस्तु द्वारा तय कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत। किसी विशेष समय पर, किसी विशेष क्षण पर कण की गति किसी विशेष क्षण पर कण की चाल क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है भाई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है तो अपन कहेंगे किसी विशेष क्षण पर कण की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, या किसी विशेष समय पर किसी कण की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ये 4 तरह की ये परिभाषाएं हो गई भाई, 4 तरह की परिभाषाएं हो गई। क्लियर।
इसी तरह से ये चारों की चारों जो है क्या आ जाएगी, वेग में। तो ये हो गए चाल के प्रकार और ये हो गए वेग के प्रकार। ठीक है, क्लियर। तो किसी विशेष या निश्चित क्षण पर, किसी विशेष या इसकी जवाब लिख सकते हो निश्चित, किसी विशेष या निश्चित क्षण पर कण की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मुझे लगता है ठीक है। चारों परिभाषाएं हो गई। ग्राफ देखना है, जिसका ग्राफ है वो मैं बता देता हूँ। इन दो ग्राफ से अपन चीज़ों को समझने की कोशिश कर ले। अगर मान के चलो इसको x बोला, इसको t बोला, तो ये क्या है, एक समान गति का ग्राफ है, एक समान गति का। ये परिवर्ती का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? परिवर्ती का ग्राफ है। पहले वेग बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ठीक है भाई, क्लियर? बात आ रही समझ में? ये इस तरह से, ये परिवर्ती वेग है। क्लियर? औसत, औसत कब लेते हैं? पर्टिकुलर मान के चलो यहाँ से यहाँ तक के समय का औसत ले लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का। एक जब समय का क्या होता है, समय अंतराल होता है, कुल समय का या कुल समय अंतराल का, इसको अपन ये लिख सकते हैं कुल समयांतराल का अनुपात। ठीक है, तो ये अनुपात जब ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक का समय, दोनों का अनुपात जब ले लेंगे, सुनना, जब यहाँ से यहाँ तक का ये विस्थापन या मतलब क्या कह सकते हो, दूरी, और यहाँ से यहाँ तक का समय, इसका अनुपात ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इसको चाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इसको चाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाल। क्लियर है भाई? सब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये डेल्टा x है और यहाँ से यहाँ तक अगर ये समय डेल्टा t है, तो चाल जो है, औसत चाल का जो सूत्र बनेगा s, ठीक है, हो जाएगा डेल्टा x बट्टा डेल्टा t, स्पीड का फॉर्मूला हो गया, जिसको बोल सकते हैं x2 माइनस x1 बट्टा t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 बट्टा t2 माइनस t1। क्लियर? ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा x। क्लियर यहाँ तक? इस फॉर्मूले को मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर आगे और बोलना चाहूँ तो, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। क्लियर? इसके बाद देखें, तात्क्षणिक की बात करते हैं बेटे। क्या बात करते हैं? तात्क्षणिक। नाम में ही क्या है? क्षण है। तात मतलब उस क्षण, मतलब उस क्षण पर, किसी विशेष समय पर किसी कण की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, किसी पर्टिकुलर क्षण पर। ठीक है, तो इस क्षण पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस क्षण पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस क्षण पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, और उस नई चीज़ को कहते हैं अवकलन। क्या चीज़ सीखनी पड़ेगी? अवकलन सीखना पड़ेगा। तो इसका एक छोटा सा अगर कॉन्सेप्ट लें, तो इसका सूत्र निकालना, तो ये आया कैसे वो भी बताता हूँ। पर इसका जो तात्क्षणिक चाल है, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? S बराबर डेल्टा x बट्टा डेल्टा t। मान लो s बोल दिया, क्योंकि उसको वेग को भी बोलेंगे, इसलिए इसको s बोल दिया, स्पीड। अब ये देखिए, मैंने क्या कहा? तात्क्षणिक मतलब जब डेल्टा t जो है बहुत कम होगा, तभी तो क्षण होगा। डेल्टा t को मैं बहुत कम कर दूंगा, सुनना मेरी बात को, इसके बाद मैं आगे एक चीज़ बताऊंगा। डेल्टा t को मैं क्या करूंगा? बहुत कम कर दूंगा। मान के चलो
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1:02:35 पे किसी गाड़ी की चाल क्या है। तो 35 सेकंड मैंने कैसे निकाला, मैंने 1.2 और 36 सेकंड और 35 सेकंड के बीच का नॉमिनल जो गैप था, देखो रेंज ज़्यादा होगी। अब जब कहते हैं मान के चलो यहाँ से मान के चलो अपन 50 किलोमीटर गए, तो अपन क्या बोलते हैं कि यार तू कितनी की स्पीड से आया, तो अपन एक ही चीज़ बोलते हैं कि यार चलो मैं तो 50 की स्पीड से आया। 40 किलोमीटर रेंज ज़्यादा था तो कहीं पे स्पीड कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी। अपन ने एक ही लगभग आंकलन बताया 40, मतलब ये 40 क्या है, अपना एवरेज है कि लगभग 40 या 50 की एवरेज से आया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई 1:02 और 35 सेकंड पे आपकी चाल क्या थी, दो चीज़ें मैं क्या कह रहा हूँ वापस देखिए। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगले पेज पे आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए से बी गया, ठीक है। कोई पॉइंट ए से बी मान के चलो कैसे गया, इस रास्ते से पहुंचा। अब यहाँ ए निकला बाइक पे और यहाँ बी पे इसके दोस्त बैठे थे, पहले पहुंच गए। तो जैसे ही यहाँ पहुंचा तो दोस्तों ने कहा तू किस स्पीड से आया है, मतलब किस स्पीड से आया, मतलब उसने अगर 2 घंटे का रास्ता था सुनना, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एवरेज स्पीड बताएगा। वो कह देगा भाई मैं 50 की स्पीड से आया हूँ। क्या कहेगा, 50 की स्पीड से आया हूँ। उसने ये थोड़ी बताया कि मैंने उस टाइम स्पीड खींची, उस टाइम कम करी, सारा एक्सप्लेन थोड़ी करेगा, वो तो अपना एवरेज बताएगा। लेकिन उसने पूछा कि जब तू बीच में सी जगह से गुजरा, या जब तेरे 1:02 और 35 सेकंड पे तेरी स्पीड क्या थी भाई, ये सवाल आ गया पर्टिकुलर एक टाइम पे। तो वो कहेगा भाई मेरी तब जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्लियर। अब उसको कैसे पता कि उस क्षण पे, तो आपकी गाड़ी में लगा हुआ होता है स्पीडोमीटर, आपको ध्यान हो तो क्या लगा होता है, गाड़ी में एक मीटर लगा होता है जो आपको हर एक क्षण की स्पीड बताता है। उस यंत्र को कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं भाई, स्पीडोमीटर। वो क्या करता है, स्पीड बताता है। वो क्या करता है, यंत्र अपनी स्पीड बताता है कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। वो दिशा नहीं बताता कि आप उत्तर में जा रहे हो, दक्षिण में थोड़ी बताता। वो लिखा होता है कि उत्तर दक्षिण दिशा, कुछ नहीं लिखा रहता। वो सिर्फ बताता है स्पीडोमीटर। हर एक क्षण पे आप घड़ी पे घड़ी भी लगी होती है काफ़ी गाड़ी में, तो घड़ी के साथ टाइम दोनों मैच कर सकते हो। हर एक क्षण पे आपको मिलेगा। ये जो वेग होता है, जो स्पीडोमीटर बताता है, स्पीड बताता है, ये तात्क्षणिक स्पीड होती है। क्या होती है, तात्क्षणिक चाल होती है। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको अंतर बता दिया। क्लियर। तो अब आपको तात्क्षणिक और औसत में समझ में आ गया होगा कि औसत में जो समय होता है वो एक रेंज होती है, ये लंबा समय होता है। और जब ये बहुत अल्प समय होता है, दो चीजें सुनना, लंबा होता है तो ये औसत कहलाता है, ज़्यादा समय, और बहुत अल्प होता है तब ये तात्क्षणिक कहलाता है। ध्यान से देखना भाई, तात्क्षणिक कहलाता है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो सारी कहानी है टी की। तो मैं यहाँ बता रहा था एस बराबर, तो मैं यही समझा दूँ आपको अगले पेज पे, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, परिभाषा मैंने बता दी। अब मैं सिर्फ करूँगा, चूंकि हम जानते हैं एस बराबर डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। अब यदि डेल्टा टी बहुत कम हो तब एस क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक चाल। तब इसको अपन क्या लिखेंगे, एस और छोटा सा आई, इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, इसलिए इसको आई से लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है। तो अब जब इसके आगे लिमिट लगाएंगे और जब भी टेंस टू 0 की केस आता है, देखो ये सब गणित वाले तो 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर। लेकिन बायो वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे।
जब भी किसी भी बट्टे वाले को टाइम्स टेंड्स टू जीरो कहते हैं, फिजिक्स में इतना ही होता है जितना बता रहा हूँ, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, लिमिट, और वो लिमिट क्या कहती है कि भाई डेल्टा टी तो बहुत कम है, और मैंने बाकी सब एज इट इज़ रख दिया, और एस तब क्या, ये तो ठीक है, और एस क्या हो जाएगा, आई, एस आई, इंस्टेंटेनियस। भाई जब इसके आगे आपने डेल्टा टी टेंस टू जीरो की लिमिट लगा दी तो एस क्या हो जाएगा, आई, ये मैंने लिखा है, तब ये क्लियर, ये शर्त है, क्या है, शर्त। तो एस आई क्या हो जाएगा, जब भी डेल्टा के आगे लिमिट लगती है, यहाँ से देखना, तो ये डी में बदल जाता है, डी एक्स बट्टा डी टी। ये क्या है अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और ये होता है अवकलन। क्या होता है, अवकलन। किसी भी भौतिक राशि में छोटे से छोटा परिवर्तन ज्ञात करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि में छोटे से छोटा परिवर्तन ज्ञात करने के लिए अवकलन किया जाता है। यह एक गणितीय संक्रिया है। यह क्या है, एक गणितीय संक्रिया है। यह क्या है, एक गणितीय संक्रिया है। बात आ रही समझ में। पेपर में आपसे क्या पूछ सकते हैं, तो पेपर में मैं बता दूं आपको क्या पूछेंगे। कभी आ सकता है चाल किसे कहते हैं, कभी आ सकता है वेग किसे कहते हैं, कभी आएगा औसत चाल किसे कहते हैं, कभी आएगा तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं, कभी आएगा औसत वेग किसे कहते हैं, कभी आएगा तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। तो ये कहानी हमने यहाँ पे अवकलन की बेसिक्स ही देखी। सब कहानी सेम है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, सारी कहानी सेम है। अब जो आपको करना है, ये आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, मैं इसको सेम टू सेम ये सब इसके लिए लिखना है, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिखते हुए मैं इसी में सेट करता हूँ। तो मैं एक समान वेग की परिभाषा बताऊँ, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग तय करे, समान विस्थापन, दूरी की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, तो ये वो वाली परिभाषा बन जाएगी भाई। जब वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे, दूरियां की जगह क्या आ जाएगा, विस्थापन पुनः आ जाएगा, और जैसे विस्थापन आ जाएगा परिवर्ती वेग की परिभाषा बन जाएगी। ग्राफ भी यही है कि इसके ऊपर तीर के निशान लगा देना बस, सदिश है ना। क्यों है मैं यहाँ भी बता दूँ, यहाँ पे चाल जो है एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, और वेग जो है एक सदिश राशि है। क्लियर, चाल जो है एक अदिश राशि है और वेग जो है क्या है, एक सदिश राशि है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में अगर लिखना चाहो अदिश राशि, और अगर इसका मात्रक लिखना चाहो तो मात्रक भी लिख सकते हो। यहाँ से आपको पता चल गया होगा मीटर प्रति सेकंड, तो मात्रक क्या होता है, मीटर बट्टा सेकंड। और इसका मात्रक अगर लिखना चाहो तो मात्रक क्या होगा, मीटर, आगे लिखते पर यहीं पे लिख देते हैं, अब जगह पड़ी है तो लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। मात्रक दोनों का एक ही रहेगा। तो मेरे बताने का मतलब था कि ये सेम टू सेम वहाँ लिखना है, बस दूरी की जगह वेग करना है, दूरी की जगह वेग करना है, वस्तु द्वारा तय कुल दूरी, फिर दूरी की जगह क्या करना है, विस्थापन करना है, और किसी विशेष निश्चित क्षण पर कण के वेग को इसकी जगह क्या करना है, वेग करना है, बस इसकी जगह करना है आपको विस्थापन। मैंने गोले लगा दिए, ठीक है। अब सूत्रों में क्या परिवर्तन करना है, मेरी बात सुनो, मैं सूत्र यहाँ लिख देता हूँ, सूत्र तो कम से कम लिख ही देता हूँ। वेग क्या होगा, डेल्टा एक्स बट्टा डेल्टा टी, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बट्टा t2 माइनस t1, या इसको कहें कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। परिभाषाएं आप लिख देना अलग से, आप जब कॉपी में उतारो तो पहले ये उतार लेना फिर वो उतार लेना, ठीक है। जितना आता है पेपर में उतना ही करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कोई काम का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपन जो देंगे वो न्यूमेरिकल्स में देंगे, आंकिक प्रश्नों में देंगे, क्योंकि यहाँ से बढ़िया आंकिक प्रश्न बनते हैं। तात्क्षणिक वेग तो वही है, क्योंकि हम जानते हैं वेग कितना है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। क्लियर, तो ठीक है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। अब यदि डेल्टा टी टेंस टू क्या हो, ज़ीरो हो, तब
v क्या हो जाएगा, vi रहेगा अभी भी सदिश, पर v सदिश क्या हो जाएगा, vi। तो जब अपन vi लिखेंगे, सुनना ध्यान से, छोटा सा ही है, तो ये लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा एक्स बट्टा डेल्टा टी, और अभी अपन ने किया था, क्या किया था, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, वी आई बराबर डी एक्स बट्टा डी टी, अवकलन हो जाएगा, रहेगा सदिश ऊपर, और ये डी एक्स बटा डी टी सदिश रूप में हो जाएगा। बस ये डी एक्स बटा डी टी किस रूप में हो जाएगा, सदिश रूप में हो जाएगा। तो इस पूरे में क्या क्या महत्वपूर्ण है, एक बार जल्दी से देखें तो मैं आपको जल्दी से बता दूं। पहले ये परिभाषा जो महत्वपूर्ण है टिक कर रहा हूँ, फिर ये सदिश है कि अदिश है, कौन सदिश है कौन अदिश है, ठीक है। एक समान चाल जो है उसका ग्राफ आता है, तो ग्राफ ये आएगा, और एक समान वेग का ग्राफ भी यही होगा, तो ग्राफ एज इट इज़ आप दोनों वापस बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर, एक समान चाल क्लियर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, परिवर्ती तो छोड़ो, औसत चाल पे जब सवाल आता है तो या तो इसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी तात्क्षणिक की, और या इनके जो फॉर्मूला है ये वाला या ये वाला, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। क्लियर, और यहाँ पे अभी अपन ने किया था, तब यहाँ पे भी लिख देता हूँ, तब S बराबर एस आई, तब एस आई बराबर डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, मैंने पीछे समझाया है वैसे, पर यहाँ भी समझा देता हूँ, ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी। ये मैंने बताया डी एक्स क्या है, तो देखो यहाँ पे मैं आगे विस्तार से पढ़ेंगे। डी एक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि डी से डी काटा, काटने के बड़े उस्ताद हो, मुझे पता है कि डी से डी काटा बच्चा एक्स बटा टी, ये डी और एक्स के साथ है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन डी का मतलब होता है बहुत थोड़ा। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो ये डी है, इसका मतलब बहुत अल्प परिवर्तन है, बहुत थोड़ा परिवर्तन है। तो ये मैंने आपको चाल और वेग में परिवर्तन बता दिया, इसके प्रकार बता दिए, इसका मात्रक बता दिया, और इन दोनों की विमा अगर देखनी है तो विमा आपको पहले से पता है, स्पीड की विमा होती है L1t-1, और वेग की विमा भी क्या हो जाएगी, वेग की विमा भी क्या हो जाएगी L1t-1, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक अपना काम हो चुका है, एक बार नज़र घुमा दो और फिर बढ़ते हैं आगे, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपन आगे उपयोग करेंगे। यहाँ एस आई जो है टी के सापेक्ष क्या है, अवकलन है, ये भी आप लिख सकते हो। तो पहले पूरा जचा के ये लिख देना, आपको अगर इंडेक्स में लिखना है आप इंडेक्स में लिखना सही रहेगा, ऐसे लंबा लिखना है लंबा लिख लेना, और फिर वेग के ये सारे केसेस ले लेना। मैंने अंतर से बता दिया और ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं चलता हूँ आगे बढ़ेंगे इस कहानी में, तो ध्यान देंगे, सुनिएगा मेरी बात को। इतनी सी कहानी है। अब देखो रोचक जो सवाल आते हैं वो मैं आपको रोचक सवाल कराऊंगा कुछ, और फिर इनके आरेख के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर, तो मैंने चारों आपको बता दिए, वेग और त्वरण चारों बता दिए भाई, वेग के चारों और चाल के चारों बता दिए। अब आते कुछ सवाल पे, कुछ सवाल करेंगे। सवाल क्या है, पहला सवाल है पहला, क्या सवाल है, सुनिएगा ध्यान से। यह सेंटर ओ है और ये त्रिज्या मान के चलो 20 मीटर है। क्लियर, कुछ भी मान लो, या त्रिज्या का मान मैं नहीं लेता, अपन अज्ञात करते, कुछ भी होगा हो जाएगा आर। कोई व्यक्ति यहाँ से सुनना चल के यहाँ आता है,
ठीक है, तो इसको बोल देते ए बी। बी से चल के सी आता है, सी से चल के डी आता है, और डी से चल के वापस ए आता है। सुनना भाई ध्यान से, चारों ये क्लियर बता दो। एक व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ए बी सी डी ए रूप में गमन करता है। ठीक है, इस रूप में ये क्या करता है, गमन करता है, गति करता है। तो सवाल पूछा जाता है, मैं इंडेक्स बनाता हूँ ताकि आपको अंतर पता चले। मैंने पूछा दूरी, दूरी भी पढ़ ली ना, दूरी वेग। जब ए से बी गए तो दूरी कितनी, जब ए से सी गए तब दूरी कितनी, जब ए से डी गए तब दूरी और विस्थापन कितना, और जब ए से ए आए तब दूरी कितनी। ये चारों केस है, इससे आपके दिमाग में पूरा मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो देखो ए से बी गए तो देखो आपको पता है कि पूरा कितना होता है 2 पाई आर, ये पथ कितना होता है परिधि 2 पाई आर, तो दूरी हो गई 2 पाई आर बट्टे का 4, तो ये आंसर हो जाएगा पाई आर बट्टा 2। किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। फिर आप देखो जब ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, आधा पार कर लिया बट्टा 2, तो ये हो जाएगा पाई आर। जब ये घूम के यहाँ आ गया तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर का कितना भाग, 3/4 भाग, कवर कर लिया भाई इसने। तो 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 पाई आर। और जब ये घूम के पूरा आ जाएगा तो इसने कितना पथ तय किया, 2 पाई आर पथ तय किया। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। दूरी और ये हो गया विस्थापन, वेग नहीं विस्थापन। वेग का अलग से करेंगे, ये विस्थापन। ठीक है, अब ये हो गया भाई दूरी मैंने निकाल ली भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 2 पाई आर का चौथाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर का 3/4 और 2 पाई आर गुना, ये हो गया। अब देखो विस्थापन इंटरेस्टिंग है, इस और इस बिंदु के बीच की सीधी दूरी ये नहीं होगी, सीधी दूरी होगी ये, सीधी दूरी क्या होगी, ये होगी। तो अब आप देखिए ये त्रिज्या आर है और ये त्रिज्या आर है, तो निश्चित रूप से ये दूरी कितनी होगी, √2r। इतनी गणित तो आती होगी ना पाइथागोरस से, आर स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया कर्ण, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, और ये r बाहर आ गया और अंदर रह गया √2, तो आंसर होगा √2r। तो इसका आंसर क्या होगा, ए से बी तक विस्थापन बेटा कितना होगा, √2r होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने क्या कहा, जब ए से बी तक जा रहा है तो दूरी तो ए बी होगी, लेकिन विस्थापन कितना होगा, सीधी दूरी। विस्थापन होता है सीधी दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सीधी लंबाई खींची और आंसर कितना आया मेरा 2r आया। कितना आया, 2r आया। मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये घूम के यहाँ तक आया तो अब सीधी दूरी कौन सी है, यही वाली दूरी। तो अब जो सीधी दूरी हुई वो r, दो त्रिज्याएं हैं, मतलब r + r = 2r, 2r हुआ व्यास। अब ये घूम के जब यहाँ तक आ गया घूम के, तब सीधी दूरी कितनी हुई, तो ये r है, ये r है, तो √2r। तो पुनः जब सीधी दूरी कितनी हुई इस केस में 2r। देखो इस बिंदु से घूम के इस बिंदु पे आया, अब इन दो बिंदुओं की सीधी दूरी क्या है, तो मैंने इसे यहाँ लंब डाला या मतलब मिला दिया, r ये है और r ये है, तो आपको पता है पाइथागोरस से √2r आएगा। और जब ये घूम के वापस a पर आ गया तो इसका विस्थापन हो गया 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी a है और अंतिम बिंदु भी a है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 0। यहाँ तक ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब इसी सवाल में चलते हैं, इसी सवाल में चलते हैं कि इस पूरे को कवर करने में उसको 4 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 4 सेकंड लगते हैं। ये तो मीटर हो गया। अब मान के चलो ये पूरा कवर गमन करता है तथा
4 सेकंड का समय लेता है तथा एक चक्कर को पूर्ण करने में, पूरा लिख दो, पूर्ण करने में 4 सेकंड का समय लेता है। कितने का भाई? 4 सेकंड का समय लेता है। तो कुछ नहीं करना मेरे को, मेरी दूरी पता है, विस्थापन पता है, तो मैं आगे वाले इंडेक्स में इसके आगे लिख दूंगा चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, और वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, और ये औसत ही होगा, तो कुल आगे जरूर लगा देना। ठीक है, अब आप इधर देखिए, तो ये पूरा 4 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में वैसे एक समान चाल से चल रहा है, तो इसमें अपने को सीधा औसत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक समान ही ले रहा है। नहीं होता तो देखते। अभी चलो, अब ये यहाँ से यहाँ आया, पाई आर बटा 2, तो दूरी तय की, समय कितना लगा उसको, 1 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, 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 टोटल 4 सेकंड। तो मैंने कहा भाई क्या होगा, दूरी के हिसाब से मैं बनाऊँ तो ये हो जाएगा पाई आर बटा 2 बटा 1। तो पहले का आंसर तो क्या आएगा, पाई आर बटा 2 ही आएगा। दूसरे के लिए कितना आएगा, पाई आर बटा 2, क्यों, क्योंकि टोटल समय आप कितना हुआ, 2 सेकंड, तो ये आंसर आ जाएगा पाई आर बटा 2। तीसरे के लिए यहाँ तक आया तो कितना है, 3/2 पाई आर बटा कितना हो जाएगा, 3, तो आंसर फिर से कितना आएगा, पाई आर बटा 2। और जब ये घूम के वापस यहाँ तक आएगा, घूम के वापस आएगा तो कितना हुआ, 2 पाई आर बटा कितना हुआ, 4, तो ये कितना आया, पाई आर बटा 2। तो पूरे पथ के दौरान चाल जो है नियत थी वो अपने को सिद्ध हो गया भाई। चाल भी निकाल सकते हैं, तो दूरी बटा समय सब में निकाला, तो अपने को पता चला कि भाई चाल तो क्या है, चाल तो पूरे पथ में कैसी है भाई, नियत है। अब है विस्थापन, वेग, क्या बात कर रहे हैं अपन, वेग की बात करें, विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय करें, इसके आंसर अलग आएंगे। देखो मैं तभी बता रहा हूँ अंतर, क्या फर्क है दिख रहा है आपको, विस्थापन अलग है, तो अब विस्थापन √2 बटा आर, समय कितना 1, विस्थापन 2r, समय कितना 2 सेकेंड, कितना है √2 आर, समय कितना 3 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको पता चल रहा होगा कि चाल और वेग में कितना अंतर है। चाल और वेग में अब अगला क्या है, 0, तो 0 बट्टा 4, तो अब ये सब इसकी क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया √2 आर, ये हो गया आर, ये हो गया √2 बट्टा 3 आर, और ये हो गया 0। तो चारों के आंसर आपके सामने हैं। या आपको किसी हिस्से तक का विस्थापन पूछा जाए तो आप भली भांति बता सकते हो। मैंने इस पूरे सवाल को पूरा खोल दिया, तो आपको ये पता चल जाए कि दूरी और विस्थापन बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आप आंसर देख रहे हो, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, और चाल और वेग भी बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें अलग है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ दिशा का ही तो फर्क है, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ दिशा का ही तो फर्क है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करके गति जाता करता है, ठीक है, और विस्थापन में सीधी दूरी लेते हैं, तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो दिशा के साथ जो है सीधी दूरी होती है, दूरी भी कम होती है, इसका भी फर्क पड़ता है, इसलिए आंसर अलग अलग आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये जो एक उदाहरण है, ये आपके लिए बड़े ही काम की चीज़ है, बड़े ही काम की चीज़ है। तो जल्दी से इसको देखिए और फिर बढ़ते हैं अपन आगे। मात्रक आप लगा देना, मात्रक
जल्दी से इसको करिए। ये बेसिक मैंने बताया है। अगली कक्षा में औसत चाल और तात्क्षणिक चाल के कुछ सवाल करेंगे और इसके साथ आपको बेसिक लेवल पे मुझे अवकलन समाकलन भी समझाना पड़ेगा। तो अपन अगली क्लास में अवकलन समाकलन को भी देखेंगे और इनके जो बेसिक सवाल जो आते हैं औसत चाल और औसत वेग के, वो भी अपने को देखने हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, आपको अंतर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये बेहतरीन उदाहरण है, इसको अच्छे से कर लेना जिससे आपको दूरी, विस्थापन, चाल और वेग में अंतर समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।